गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू BBN ऑनलाइन क्लासेस। हम आज क्लास 12 में लेंस थ्योरी पढ़ेंगे। लेंस थ्योरी में अपना जो टॉपिक है रिफ्रैक्शन एट कर्व्ड सरफेस, उसके बारे में पढ़ेंगे। कर्व्ड सरफेस में भी अपन लेंगे स्फेरिकल सरफेस। स्फेरिकल सरफेस का रिफ्रैक्शन अपन पढ़ेंगे। इससे पहले अपन ने प्लेन सरफेस का रिफ्रैक्शन पढ़ा था, जिसके अंदर अपन ने लाइट को एक मीडियम से दूसरे मीडियम में एंटर करवाया था तो लाइट बेंड हुई थी। ठीक है, उसी को अपन रिफ्रैक्शन बोलते हैं। वहाँ पे अपने को क्या मिला? स्नेल लॉ मिला। ठीक है, आज अपन स्फेरिकल सरफेस का रिफ्रैक्शन पढ़ते हैं। तो स्फेरिकल सरफेस के रिफ्रैक्शन के लिए अपन ये फॉर्मूला डिराइव करेंगे, जो क्या है μ2 माइनस μ1 अपॉन r, μ2 अपॉन v माइनस μ1 अपॉन u। ये एक तरह का स्नेल लॉ ही है। स्नेल लॉ का अपन बोल सकते हैं सिंप्लीफाइड फॉर्म है, जो कि आगे जाके बेसिक बनेगा लेंस थ्योरी का। ठीक है, तो ये फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है। ये कैसे डिराइव होते हैं वो अपन सीखेंगे आज। यहां पे देखो, अपन एक स्फेरिकल सरफेस लेनी है, तो मैंने एक स्फेरिकल सरफेस ली है। ठीक है, ये एक इंटरफेस हो गया, दो मीडियम को अलग करने वाला है ना। इधर मीडियम हो गया रेयर मीडियम, इधर हो गया डेंसर मीडियम। रेयर मीडियम का मैंने रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लिया है बेटा μ1, और डेंसर मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लिया मैंने μ2। ठीक है, अब ये जो सरफेस है आपको दिख रही है, कैसी शेप की सरफेस है? ये कॉन्वेक्स शेप की। तो एग्जाम में कॉन्वेक्स भी आ सकता है और कॉनकेव भी आ सकता है। इधर मीडियम डेंसर भी आ सकता है, इधर मीडियम रेयर भी आ सकता है। तो एग्जाम में ना कैसा भी सरफेस आ सकता है, डेरिवेशन सेम ही होगा। जो डेरिवेशन मैं कर रहा हूं उसका तरीका है वैसा का वैसा डेरिवेशन सभी सरफेस के लिए होगा। वैसा ही करना है आपको, उतने ही ट्राइंगल लेने हैं, है ना, वैसा ही सब कुछ लेना है। तो मैं आपको एनसीईआरटी में जो डेरिवेशन दे रखा है अपने, है ना, कॉन्वेक्स शेप का, है ना, स्फेरिकल सरफेस कैसी अपनी कॉन्वेक्स शेप, ऐसा डेरिवेशन दे रखा है। ये डेरिवेशन कराऊंगा। एग्जाम में अगर कॉनकेव शेप आ जाए तो उसका डेरिवेशन भी ऐसा ही होगा। ठीक है, तो ये देखिए यहां पर ये हो गया प्रिंसिपल एक्सिस। ठीक है, अब इस फॉर्मूले में मैं आपको बता दूं, ये आर क्या है? आर है जो कर्व्ड सरफेस है, जो अपनी कर्व्ड सरफेस अपन ले रहे हैं उसकी रेडियस। वी है इमेज डिस्टेंस, कहां से? कर्व्ड सरफेस के पोल से। और u क्या है? ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कर्व्ड सरफेस के पोल से। μ2 और μ1 क्या है? दो मीडियम के रिफ्रैक्टिव इंडेक्सेस है। ठीक है, अब देखो ये कर्व्ड सरफेस मतलब कॉन्वेक्स शेप है, स्फेरिकल सरफेस हो गई। ये इसका प्रिंसिपल एक्सिस, और ये यहां पे बेटा क्या होता है? पोल। क्या होता है? पोल P। ठीक है, अब देखिए इसके अंदर मैं ऑब्जेक्ट कहां ले रहा हूं? पॉइंट ऑब्जेक्ट ले रहा हूं प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर। ठीक है, इससे सरफेस पे लाइट इंसिडेंट हुई, M पे स्ट्राइक हुई, M पॉइंट पे स्ट्राइक हुई। ठीक है, अब आपको पता है जब लाइट यहां पे इंसिडेंट होगी और वो अंदर एंटर होगी तो नॉर्मल की तरफ बेंड होगी, क्योंकि मीडियम किससे जा रही है? रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम में जा रही है। तो इस पॉइंट पे अपने को नॉर्मल बनाना है। और आपको मैंने रिफ्लेक्शन में बताया था कि किसी भी कर्व्ड सरफेस का नॉर्मल हमेशा सेंटर से जाता हुआ बनता है, बताया था। तो यहां पे नॉर्मल बनाएंगे इस पॉइंट पे, तो इसके सेंटर से, इस कर्व्ड सरफेस का सेंटर किधर आएगा? इधर। सेंटर से जाता हुआ क्या बनेगा? नॉर्मल। ठीक है, ये इधर जब लाइट देखो रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम में एंटर हो रही है तो लाइट किधर मुड़ेगी बेटा? नॉर्मल की तरफ मुड़ेगी। तो देखो लाइट सीधी नहीं जाके थोड़ी नॉर्मल की तरफ बेंड होगी, और आगे जाके ये प्रिंसिपल एक्सिस के इस पॉइंट पे क्या होगी? स्ट्राइक होगी। इस पॉइंट पे क्या होगी? स्ट्राइक होगी। ठीक है, अब आपको पता है किसी ऑब्जेक्ट की इमेज बनाने के लिए अपने को कम से कम दो लाइट चाहिए। ठीक है, तो एक लाइट तो मैंने ये ले ली। ठीक है, दूसरी लाइट में ले रहा हूं प्रिंसिपल एक्सिस के अलोंग, है ना, इसके ऊपर ये गिरेगी नॉर्मल। नॉर्मल पे गिरेगी तो बिना डेविएट हुए सीधी चली जाएगी, और यहां पे दोनों लाइट मीट होगी तो अपने को इस ऑब्जेक्ट की इमेज मिलेगी यहां पर, जो कि कौन सी इमेज है? रियल इमेज। कैसी इमेज है? रियल इमेज। ठीक है, तो ये अपना डायग्राम हो गया। और एक चीज और, मैंने M से क्या किया है? इस पे एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है प्रिंसिपल एक्सिस पे, और ये पॉइंट, इस पॉइंट को मैंने क्या नाम दिया? L। अब इसके अंदर अपने को एक सपोजिशन लगाना है। सपोजिशन देखो क्या लगाना है? वही सपोजिशन अगर आगे कैसा डेरिवेशन आए, जैसे कि कॉनकेव शेप का आ जाए, या इधर डेंसर मीडियम आ जाए, इधर रेयर मीडियम आ जाए, है ना, वही सपोजिशन सब में लगाना है। ठीक है, तो सपोजिशन क्या है? सपोज
इंसिडेंट रे रिफ्रैक्टेड रे एंड नॉर्मल forms angles alpha, beta and gamma with principal axis. प्रिंसिपल मतलब ये आपको सपोज करना है कि नॉर्मल, इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे एंड नॉर्मल जो प्रिंसिपल एक्सिस से एंगल बना रही है उन एंगल को क्या लेना है, अल्फा बीटा गामा। ये मैंने सपोज कर लिया, ठीक है। तो मैंने क्या लिया, अल्फा, ये रहा इंसिडेंट रे, तो इसने प्रिंसिपल एक्सिस से जो भी एंगल बनाया उसको मैंने क्या लिया है, अल्फा। इसको मैंने क्या लिया है, बीटा, ये रही रिफ्रैक्टेड रे, और ये नॉर्मल, इसको मैंने क्या लिया, गामा। ठीक है, ये इतना समझ में आ गया। अब आगे देखिए, अब अपने को दिख रहा है ये एंगल ऑफ इंसिडेंट हो गया, क्योंकि देखो इंसिडेंट रे इस सरफेस पे स्ट्राइक हो रही है, तो नॉर्मल के साथ जो एंगल बनता है उसको एंगल ऑफ इंसिडेंट, जिसको अपन आई से लिखते हैं, और अंदर जाती है मतलब रिफ्रैक्टेड रे नॉर्मल के साथ जो एंगल बनाती है उसको अपन क्या लिखते हैं, आर, जिसको बोलते हैं एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। ठीक है, अब आपको दो ट्राइंगल दिख रहे हैं इसके अंदर। एक तो ट्राइंगल देखो जो इंसिडेंट रे ने नॉर्मल के साथ बनाया वो ट्राइंगल, इन ट्राइंगल क्या नाम है, इन ट्राइंगल MOC। इसके अंदर देखो, इस ट्राइंगल के अंदर, सिर्फ इस ट्राइंगल के अंदर बेटा, इस ट्राइंगल के अंदर देखो ये आई एक्सटीरियर एंगल हो गया ना, है ना, आई, एंगल आई इज एन एक्सटीरियर एंगल। देन अपन क्या लिख सकते हैं कि आई एक्सटीरियर एंगल है, तो आपने पढ़ा होगा कि ये आई इन दो एंगल के सम के इक्वल होगा। अपोजिट एंगल है आई, है ना, ये अपोजिट एंगल, अंदर वाले जो अपोजिट एंगल है इनके सम के इक्वल होगा। ये आपने शायद 8 या 9th क्लास मैथ में पढ़ा होगा कि जो एक्सटीरियर एंगल है वो अपोजिट एंगल, अंदर वाले जो अपोजिट एंगल है इनके सम के क्या होता है, इक्वल। तो अपन लिख सकते हैं आई इक्वल होगा किसके, अल्फा गामा। ये चीज मैं क्यों कर रहा हूं, क्योंकि अपन आगे क्या करेंगे, स्नेल लॉ का यूज करेंगे, क्योंकि यहाँ पे रिफ्रैक्शन हो रहा है, वहां पे आई और आर आएगा ना स्नेल लॉ में। वहां पे आई की जगह अपन ने क्या कर दिया, इन एंगल में चेंज कर दिया अल्फा बीटा को। जो एंगल आई है उसको अपन ने किस में चेंज कर दिया, अल्फा और बीटा में। ठीक है, और ऐसा ही दूसरा ट्राइंगल दिख रहा होगा आपको, ये जो रिफ्रैक्टेड रे ने नॉर्मल के साथ जो एंगल, नॉर्मल के साथ जो ट्राइंगल बनाया है, दिख रहा है ये वाला। तो इन ट्राइंगल, इसको इक्वेशन फर्स्ट दे दो, इन ट्राइंगल एम सी आई, इसके अंदर बेटा आपको दिख रहा है गामा एक्सटीरियर एंगल दिख रहा है इस ट्राइंगल के अंदर, और आपको पता है गामा एक्सटीरियर एंगल है तो वो अपोजिट जो अंदर वाले, इसके अंदर वाले जो एंगल है उनके सम के इक्वल होगा। ठीक है, तो गामा कितना आ जाएगा अपना, किसके इक्वल आ जाएगा, आर प्लस बीटा के इक्वल, आर प्लस बीटा के इक्वल। यहां से बेटा आर की वैल्यू निकाल ले, आई की वैल्यू तो इधर डायरेक्ट मिल गई अपने को, यहां से आर की वैल्यू कितनी मिल जाएगी अपने को, गामा माइनस बीटा, ये इक्वेशन सेकंड। ठीक है, यहां से आर की वैल्यू मिल गई अपने को गामा माइनस बीटा। तो ये दो ट्राइंगल अपन ने लिए, एक तो कौन सा ट्राइंगल, नॉर्मल के साथ इंसिडेंट वाला दिख रहा ना, इंसिडेंट रे और नॉर्मल वाला, और एक रिफ्रैक्टेड रे नॉर्मल वाला, ऐसे लेना है। अब आपको क्या करना है, आगे अपन स्नेल लॉ लगाते हैं। अब देखो, इससे पहले अपन ये चीज देखते हैं। देखो, आपको पता है अपन जो रे ऑप्टिक्स पढ़ रहे हैं उसके अंदर जो रे लेते हैं वो कौन सी लेते हैं, पैराक्सियल रे। पैराक्सियल रे क्या होती है कि जो प्रिंसिपल एक्सिस के बहुत पास होती है। अगर ये प्रिंसिपल एक्सिस के बहुत पास होगी, ये तो अपन ने इस डायग्राम को क्या किया, जूम किया है, जो डायग्राम है उसको अपन ने क्या किया, जूम किया है। पैराक्सियल रे क्या होती है, जो प्रिंसिपल एक्सिस के बहुत पास होती है। अगर ये प्रिंसिपल एक्सिस के बहुत पास होगी तो ये सारे एंगल क्या हो जाएंगे, छोटे हो जाएंगे। ठीक है, तो यहां पे अपन एक सपोजिशन और लगाते हैं, सपोज
सपोज रे विल बी, सपोज ऑल रे ऑलवेज आर पैराएक्सियल, देन सारे एंगल क्या हो जाएंगे, स्मॉल, अल्फा बीटा जो भी एंगल है, गामा आई एंड आर विल बी स्मॉल। ठीक है, ये अपन ने पैराएक्सियल यहां पे लगा दिया, पैराएक्सियल, क्योंकि रे कौन सी अपनी पैराएक्सियल रे है, क्योंकि रे ऑप्टिक्स में अपन ने जितने भी डेरिवेशन किए वो पैराएक्सियल रे से किए हैं। ठीक है, अब अपन क्या करते हैं, स्नेल लॉ लगाते हैं। ठीक है, स्नेल लॉ लगाते हैं। देखो अपन जानते हैं स्नेल लॉ क्या होता है, क्योंकि स्नेल लॉ क्यों लगा रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे लाइट का क्या हो रहा है बेटा, रिफ्रैक्शन हो रहा है, लाइट का रिफ्रैक्शन हो रहा है, तो यहाँ पे अपन लगाते हैं स्नेल लॉ। तो स्नेल लॉ देखो क्या होते हैं, इस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और इसका क्या आएगा, एंगल, साइन के साथ इसका एंगल आएगा, तो μ1 साइन आई इक्वल μ2 साइन आर। ठीक है बेटा, अब आपको पता है कि रेज कौन सी है, पैराएक्सियल रे है, और पैराएक्सियल रे में साइन आई किसके इक्वल हो जाता है, बता सकते हो, लगभग साइन आई किसके इक्वल हो जाएगा, आई के इक्वल, और साइन आर किसके इक्वल हो जाएगा, आर के इक्वल। तो यहाँ पे अपना जो स्नेल लॉ है वो क्या बन जाएगा, μ1 आई इक्वल μ2 आर। ठीक है, ये अपनी इक्वेशन हो गई थर्ड। ठीक, ये अपना मिल गया अपने को, यहाँ पे एक इक्वेशन मिल गई स्नेल लॉ से। अब आई की वैल्यू इक्वेशन फर्स्ट से रख देते हैं और आर की वैल्यू इक्वेशन सेकंड से रखते हैं। तो आई, देखिए स्टूडेंट्स, अपनी एक इक्वेशन तो ये मिली अपने को, आई इक्वल्स टू अल्फा प्लस गामा। ये कहां से मिली थी अपने को, ट्राइंगल से मिली थी, है ना। एक्सटीरियर थ्योरम लगाई थी अपन ने कि ये बार वाला जो एंगल है वो इन दोनों के एक सम के इक्वल होता है। एक ये इक्वेशन मिली, और थर्ड इक्वेशन अपने को स्नेल लॉ से मिली। अब अपन क्या करेंगे, थर्ड इक्वेशन में आई और आर की वैल्यू रखते हैं। थर्ड इक्वेशन में अपन ने क्या कर दिया, आई और आर की वैल्यू रखते हैं। ठीक है, तो अपने जो एंगल आई है और आर है वो अब चेंज हो जाएगी किसके अंदर, अल्फा और बीटा गामा के अंदर चेंज हो जाएंगे। जो अपने आई और आर है वो किस में चेंज हो जाएंगे, अल्फा बीटा गामा में। तो आई की जगह पर रख देते हैं अल्फा प्लस गामा μ2, आर की जगह रख देते हैं गामा माइनस बीटा। तो ये इक्वेशन अपने को मिली है। तो मतलब अपन ने स्नेल लॉ को किसके अंदर चेंज कर लिया, इसके अंदर चेंज कर लिया, इस इक्वेशन के अंदर चेंज कर लिया। ठीक है, अब अपने को अल्फा बीटा गामा जो कि मैंने एज्यूम किए थे, इनकी वैल्यू फाइंड करके इस इक्वेशन में रखनी है। तो अपने को जो इक्वेशन चाहिए जिसको अपन डिराइव कर रहे हैं वो इक्वेशन अपने को मिल जाएगी। ठीक है, तो ये अल्फा बीटा गामा की इक्वेशन कहां से आएगी, देखिए इनकी वैल्यू देखो कहां से आएगी। तो यहां पे देखो एक ट्राइंगल दिख रहा है आपको। अपन ने क्या किया था, एम से, पॉइंट एम से प्रिंसिपल एक्सिस पे एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया था। ठीक है ना, इस परपेंडिकुलर को लेते हुए और इंसिडेंट रे वाली को लेते हुए अपने को क्या मिल रहा है, एक ट्राइंगल मिल रहा है। ठीक है, क्या नाम है ट्राइंगल का, एम एन ओ। ठीक है, एम एन ओ, इसके अंदर अपने को 10 अल्फा। ठीक है, 10 अल्फा जानते हो क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो परपेंडिकुलर कितना है, एम एन, और बेस कितना है बेटा, ओ एन। ठीक है, और जो अपना डेरिवेशन चल रहा है वो पैराएक्सियल रे पे चल रहा है, और आपको पता है पैराएक्सियल रे पे जो 10 अल्फा है वो किसके इक्वल हो जाता है, लगभग अल्फा के इक्वल। किसके इक्वल हो जाता है, लगभग अल्फा के इक्वल। ठीक है, अब एक चीज और देखिए यहां पे, एम एन अपॉन ओ एन। ठीक है, ओ एन। अब बात पैराएक्सियल रे की हो रही है। पैराएक्सियल रे मतलब ये जो लाइट है, इंसिडेंट लाइट, ये बहुत पास जाएगी ना प्रिंसिपल एक्सिस के, बहुत पास जाएगी। इस डायग्राम को मैंने जूम किया है, ये अगर बहुत पास जाएगी तो अगर परपेंडिकुलर इधर से ड्रॉ करें तो ये जो एन है वो पी के बहुत पास होगा, एन पी के बहुत पास होगा। तो अपन पी एन की जगह पी भी तो लिख सकते हैं, मतलब अपन ने एज्यूम किया है पैराएक्सियल रे के लिए। ठीक है, तो पैराएक्सियल रे जो प्रिंसिपल एक्सिस के बहुत पास हो, अगर ये पूरा बहुत पास आ जाए, है ना इधर, तो
यहां से अपन परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे तो ये एन अपने को पी में जाता हुआ दिखेगा ना, तो अपन यहां पे एन की जगह क्या लिख सकते हैं, पी लिख सकते हैं। तो एम एन लगभग एम एन इक्वल्स टू अपॉन ओपी, ठीक है, लिख देंगे P इज क्लोज टू N, ठीक है। यहां से अपने को देखो टेन अल्फा को अपन अल्फा लिख सकते हैं, क्यों, क्योंकि पैराक्सियल रे है, पैराक्सियल में टेन अल्फा किसके इक्वल होता है, अल्फा के इक्वल होता है, ठीक है। ऐसे ही अपने को एक ट्रायंगल और मिल रहा है, इस ट्रायंगल से अपने को गामा की वैल्यू मिल जाएगी, ठीक है। तो ट्रायंगल, क्या नाम है ट्रायंगल का, MNC, तो टेन गामा जो कि लगभग इक्वल होगा गामा के, टेन गामा कितना मिलेगा अपने को, MN अपॉन NC, MN अपॉन NC, जो कि लगभग इक्वल होगा, क्योंकि n को अपन क्या मान रहे हैं, p मान के चल रहे हैं, क्योंकि p बहुत पास है n के, तो MN, n की जगह बेटा क्या लिख सकते हैं, p, PC, ठीक है। ऐसे ही एक ट्रायंगल और है जहां से बीटा मिलेगा, ये रहा ट्रायंगल, यहां से अपने को क्या मिलेगा, बीटा। तो ट्रायंगल का क्या नाम है, MIN, तो टेन बीटा जो कि लगभग इक्वल है किसके, बीटा के। तो यहां से क्या मिलेगा अपने को, MN अपॉन NI, MN अपॉन NI, जो कि लगभग क्या लिख सकते हैं, N को P लिख सकते हैं ना, तो MN अपॉन PI, ठीक है। ये अपने को अल्फा, बीटा और गामा की वैल्यू मिल गई। ये वैल्यू अपने को कहां रखनी है, इस इक्वेशन में रखनी है। तो देखो इक्वेशन क्या बन जाएगी, μ1 अल्फा की वैल्यू कितनी है, MN अपॉन OP, MN अपॉन OP, ठीक है। फिर है गामा प्लस गामा, गामा की वैल्यू कितनी है, MN अपॉन PC, बीच में क्या इक्वल μ2, फिर गामा की वैल्यू MN अपॉन PC माइनस बीटा की वैल्यू कितनी है, MN अपॉन PI, MN अपॉन PI, क्योंकि टेन अल्फा, टेन बीटा, टेन गामा, अल्फा बीटा गामा के इक्वल हो गए, क्यों, क्योंकि पैराक्सियल रे मैंने अज्यूम किया था, है ना, सारे डेरिवेशन अपने जो भी डेरिवेशन है रे ऑप्टिक्स में चल रहे हैं वो पैराक्सियल रे के लिए चल रहे हैं, ठीक है। तो अपन टेन अल्फा को अल्फा लिख सकते हैं, टेन गामा को गामा लिख सकते हैं, और टेन बीटा को बीटा लिख सकते हैं, और यहाँ पे अल्फा बीटा गामा ही तो है, तो अपन ये वैल्यू रख सकते हैं। अब देखो इसमें MN कॉमन आ गया और इसके अंदर भी MN कॉमन आ गया, और MN इधर कॉमन आके इस MN से क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, इधर वाले MN भी कॉमन आके एक दूसरे से क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे। तो अपनी इक्वेशन क्या बनेगी अब, μ1 1 अपॉन OP 1 अपॉन PC, μ2 1 अपॉन PC माइनस 1 अपॉन PI, ये वैल्यू मिल गई, ये इक्वेशन अपनी बन गई, ठीक है। अब इस इक्वेशन में OP, PC और PI की वैल्यू अपन निकाल सकते हैं। देखिए कैसे, ये OP क्या है बेटा, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हो गया ना, PC क्या है, रेडियस ऑफ कर्वेचर, और PI क्या है, इमेज डिस्टेंस। मतलब P क्या है, पोल, और अपने को पता है किसी भी कर्व्ड सरफेस में, है ना, सारी डिस्टेंस कहां से मेजर की जाती है, पोल से। और अपन जब डिस्टेंस को रखते हैं तो साइन कन्वेंशन का यूज करके रखते हैं, तो इसमें साइन कन्वेंशन वैसा ही लगेगा जैसा मिरर में था, ठीक है। तो यहां पे देखिए बेटा, ये डिस्टेंस क्या है, u, ठीक है, और ये डिस्टेंस क्या है बेटा, रेडियस ऑफ कर्वेचर r के बराबर, और ये v, ठीक है। अब साइन कन्वेंशन का यूज करें तो बताओ मेरे को, OP की वैल्यू
साइन कन्वेंशन। ओपी बताओ माइनस आएगा या प्लस आएगा? क्योंकि देखो ये इंसिडेंट रे, ठीक है, सारी डिस्टेंस यहां से मेजर करनी है और मेरे को ओपी के लिए मतलब यू के लिए इधर जाना पड़ेगा ना, इधर से मेजर करना पड़ेगा ऐसे। तो इंसिडेंट रे के अपोजिट डायरेक्शन में, और अपोजिट डायरेक्शन में जाते हैं तो क्या आता है माइनस यू, ठीक है। फिर आगे देखिए बेटा, पीसी की वैल्यू कितनी आ जाएगी? प्लस आर आ जाएगी ना। क्यों? क्योंकि इंसिडेंट रे है उसके साथ चल रहे हैं अपन पीसी के लिए। और पी आई की वैल्यू कितनी आ जाएगी? प्लस बी, ठीक है। रखते हैं वैल्यू म्यू वन अपॉन ओपी की जगह क्या रख देंगे? माइनस यू। पीसी की जगह क्या रख देंगे बेटा? आर। म्यू टू पीसी की जगह आर माइनस पी आई की जगह बेटा वी, ठीक है। अब आपको क्या करना है, म्यू वन को अंदर मल्टीपल कर दो और जो इक्वेशन मिलेगी उसको रीअरेंज कर लेते हैं, तो अपनी इक्वेशन जो अपने को डिराइव करनी थी वो अपने को मिल जाएगी। तो म्यू वन को अंदर मल्टीपल करते हैं, म्यू वन माइनस यू प्लस म्यू वन अपॉन आर, म्यू टू अपॉन आर माइनस म्यू टू अपॉन वी, ठीक है। अब देखो इस आर वाले टर्म को एक तरफ ले ले और इसको एक तरफ ले ले, तो देखो इधर ये इधर आएगा म्यू टू अपॉन वी, तो प्लस का हो जाएगा म्यू टू अपॉन वी, इधर माइनस म्यू वन अपॉन यू है, ठीक है। ये है म्यू टू अपॉन आर और ये उस साइड जाएगा तो किसका हो जाएगा? माइनस का म्यू वन अपॉन आर, म्यू टू अपॉन वी, म्यू वन अपॉन यू, इधर आर एलसीएम आएगा तो क्या बन जाएगा? म्यू टू माइनस म्यू वन। यही इक्वेशन अपने को डिराइव करनी थी, ये अपने को मिल गई, ठीक है। तो सरफेस कैसे भी हो, चाहे से कॉन्वेक्स हो चाहे से कॉनकेव हो, ये इक्वेशन आनी है। और रेयर मीडियम हो, चाहे से इधर डेंसर मीडियम हो इधर रेयर मीडियम हो, ये इक्वेशन आनी है, ठीक है। अब इस इक्वेशन को देखो ध्यान में कैसे रखना है, यहां पे देखो म्यू टू पहले आ रहा है, ठीक है, मतलब लाइट जिस मीडियम में जा रही है वो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पहले आएगा, और उसके साथ देखो लाइट जिस पे गिरेगी है ना, वो क्या होगी? वी। तो लाइट जिस मीडियम में जा रही है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पहले आएगा, और जिस मीडियम से आ रही है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बाद में आएगा। यहां भी वही है, म्यू टू माइनस म्यू वन, इधर म्यू टू पहले इधर भी म्यू टू पहले। तो लाइट जिस मीडियम में जा रही है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पहले, और जिस मीडियम से आ रही है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बाद में, बीच में माइनस, ठीक है। और म्यू टू की जगह जिस मीडियम में जा रही है वहां पे इमेज बनेगी, है ना, तो म्यू टू के नीचे क्या आएगी? इमेज डिस्टेंस, और म्यू वन के नीचे क्या आएगा? ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, और इधर क्या लिखना है? आर। तो इसको याद नहीं रखना, मतलब आप ना कॉनकेव के भी ऐसा डायग्राम बनाओगे उसके अंदर भी यही फॉर्मूला आएगा, ठीक है ना। वहां पे वैल्यू चेंज हो सकती है। वैल्यू कैसे चेंज हो सकती है कि लाइट ना जिस, ऐसे ध्यान रखना, लाइट जिस मीडियम में जा रही है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आपको पहले, यहाँ पे म्यू वन भी आ सकता है, रेयर मीडियम आ गया, जैसे यहाँ पे म्यू वन आ गया और यहाँ पे म्यू टू आ गया, लाइट इस मीडियम में आई तो यहाँ पे क्या लिखेंगे? म्यू वन लिखेंगे। डायग्राम ऐसे भी तो आ सकता है कि यहाँ पे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दे दे म्यू वन और इधर दे दे डेंसर मीडियम, लाइट डेंसर से रेयर में जाए तो आप म्यू टू थोड़ी लिखोगे, तो जिस मीडियम में जा रही है वो मीडियम आएगा, यहाँ पे उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आएगा। तो लाइट देखो इस मीडियम में आई है तो मैंने इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अपने को मिला है, तो इसको ऐसे ध्यान में रखना है, लाइट जिस मीडियम में जाती है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पहले आएगा, जिस मीडियम से आ रही है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बाद में आएगा, ठीक है। नीचे वी आएगा ही, है ना, क्योंकि लाइट इसके अंदर जाएगी तो इमेज बनेगी इधर, तो वी, और इधर क्या आएगा? यू। ऐसा कैसा, इधर है म्यू टू पहले है, इधर भी म्यू टू पहले है, माइनस म्यू वन अपॉन आर, ठीक है। तो ये अपना डेरिवेशन कंप्लीट हुआ। इसके ऊपर नेक्स्ट क्लास में अपन क्या करेंगे? कुछ न्यूमेरिकल करेंगे।